हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th कोर्स बी हिंदी का जो दूसरी हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, जो हमारी पूरक पुस्तिका है संचयन। संचयन के तीनों चैप्टर जो हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला, इसमें से आज पहले टॉपिक पर हमारी नज़र रहेगी कि फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या कहने जा रहा है, किस प्रकार का ये चैप्टर है मिथिलेश्वर जी का। तो आइए देखते हैं। हरिहर काका जो चैप्टर है ये हमारे लेखक मिथिलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर। देखते हैं इसके पाठ के सारांश की ओर। लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, बहुत आत्मीय संबंध उनका था। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार, जो विश्वास था, वह लेखक का उनके व्यवहार के और उनके विचारों के कारण था। इसके वैचारिक और व्यावहारिक दो कारण थे। पहला कारण था हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। दूसरा कारण लेखक को उनकी मां ने बताया था कि काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जब लेखक वयस्क हुआ तो उसकी पहली दोस्ती, पहली यारी भी हरिहर काका के साथ ही प्रारंभ हुई। लेखक के गांव की पूर्व दिशा की ओर ठाकुर जी का बहुत विशाल सा मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी के नाम से या देवस्थान के रूप में मानते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे में विजयी होने का विश्वास या दुआ मांगते, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को अच्छी नौकरी मिल जाए, इस प्रकार की आदि मन्नत वो ठाकुरबाड़ी में भगवान या अपने परमात्मा से जिक्र किया करते थे। मन्नत पूरी होने के पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाया करते थे। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम पर कर देता था। यह एक तरह से प्रथा या वहां का रीति रिवाज बन गया था। लेखक आगे कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान की वजह से पहचाना जाता है। उसके गांव का यह देवस्थान इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान बन चुका था। हरिहर काका ने अपने परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया है। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था, लेकिन लेखक कहता है कि वहां के साधु संत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान के नाम पर, भोग लगाने के नाम पर दिन के दोनों समय बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बना करके खाते, हलवा पूड़ी बनवाते, आराम से पड़े रहते और सारा काम वहां आए लोगों की सेवा के नाम पर करवाते रहते। वे खुद अगर कोई काम करते थे तो लोगों की बातें बनाना, इस प्रकार का काम जो था वहां के साधु संतों का था। लेखक हरिहर काका के बारे में बताता हुआ कहता है कि काका और उनके 3 भाई हैं, सबकी शादियां हो चुकी है। काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। कुछ समय तक तो हरिहर काका की सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों बाद काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर कभी काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए हरिहर काका को कोई पानी पूछने तक वाला नहीं मौजूद था। बारामदे के कमरे में वो हर दिन पड़े रहते। हरिहर काका को अगर किसी चीज की आवश्यकता होती तो उन्हें स्वयं उठकर ही जाना पड़ता और अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता। एक दिन उनका भतीजा शहर से एक दोस्त को अपने घर ले आया। उसी के आने के उसका स्वागत किया गया। उसकी खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां बनाई गई, बचके, चटनी, रायता और भी बहुत कुछ व्यंजन बने थे। सबों ने खाना खा लिया था। काका को किसी ने कोई पूछने तक नहीं आया।
काका गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़े, जोर जोर से बोल रहे थे कि उनके भाई की पत्नियां क्या ये समझती है कि उन्हें मुफ्त में खाना खिला रही है, तो ये गलत है। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है, अर्थात मेरी भी पैदावार इसके अंदर है। इस प्रकार का काका ने भाइयों की पत्नियों को इस प्रकार की चीजें कही। हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने लाभ उठाने की सोचने का प्रयास किया। महंत जी काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए, उस देवस्थान पे ले आए। काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के खातिर उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर काका ये कह दें कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं, तो वे लोग उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। महंत काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं उनको भगवान के नाम पे लिख दें, ऐसा करने से उन्हें सीधे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पांव में गिरकर रोने और गिड़गिड़ाने लगे, अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगने लगे, कहने लगे कि अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए उस व्यवहार की वो सजा देंगे। काका के मन में दया का भाव जागने लगा और वे फिर से अपने भाइयों के साथ चलने को तैयार हो गए और वापस घर लौट कर आ गए। जब अपने भाइयों के समझाने के बाद हरिहर काका घर वापस आए, तो घर में घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर उनको काफी प्रसन्नता हुई। घर के सभी छोटे बड़े लोग उनका आदर सत्कार करने लगे। गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था, और सबकी जुबान पर केवल सिर्फ और सिर्फ हरिहर काका होते। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती। कुछ लोग कहते कि काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी, यश और प्रतिष्ठा मिलेगी। इसके विपरीत कुछ लोग ये मानते कि भाइयों का परिवार भी तो भाइयों का परिवार ही है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अत्याचार करने के समान है। काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम लिखवा दें। इस विषय पर काका ने बहुत सोचा, अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी मैं अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, चाहे फिर वो भाई हो, चाहे मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आने लगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों को दान कर दिया, उनके नाम लिखवा दिया। उनका जीवन बाद में कुत्ते के समान जीवन बन गया, उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं मिला। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अपने जीते जी कभी भी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, महंत जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका है वो शायद उससे बाहर निकल आए हैं, और यह बात महंत जी को सहन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास एक दिन अचानक देवस्थान के साधु संत और उनके सहपाठी, उनके साथी भाला गंडासा बंदूकों के साथ अचानक काका के आंगन में आ धमके। इससे पहले काका के भाई कुछ सचेत होते, कुछ सोचते, सहायता के लिए आवाज लगाकर बुलाएं, तब तक उनको लेकर के वहां से चंपत हो गए और हमला करने वाले काका को अपनी पीठ पर डालकर वहां से गायब हो गए। वे काका को देवस्थान ले गए। एक और दो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान लेने पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। दूसरी ओर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप लेकर देवस्थान पहुंच गए। महंत और उनके साथियों ने काका को कमरे में हाथ और पांव बांध कर रखा हुआ था, साथ ही उनका मुंह और कपड़ा ठूसा गया ताकि वह आवाज न कर सके। परंतु हर काका दरवाजा तक लुढ़कते लुढ़कते आ ही गए थे। दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस वाले उन्हें बचा सके। दरवाजा खोल,
हरिहर काका को बंधन से मुक्त किया गया। काका ने पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें उस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त दरवाजे से यहाँ से भाग गए हैं। उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे गए कागजों पर, दस्तावेजों पर उनके अंगूठे के जबरदस्ती निशान लिए हैं। ये सब बीत जाने के बाद काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। यहाँ तक कि अगर काका को किसी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ता तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा उनके साथ रहने लगे। लेखक आगे कहता है कि काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे काका एक सीधे साधे भोले किसान की तुलना में बहुत चालाक बन चुके थे और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हुआ, उनके लिए आदर सम्मान सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वह उनका कोई सगे भाइयों का प्यार नहीं बल्कि उनकी जमीन है जो अभी भी उनके हाथ है। उनकी धन दौलत के कारण वो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, नहीं तो वे काका को पूछते तक नहीं। जब से काका देवस्थान से वापस लौट कर आए हैं उस दिन से ही काका के भाई और उनके दूसरे नाते रिश्तेदार सभी ये सोच रहे थे कि काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को भतीजों के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत जी की तेज नजर उन पर टिकी रहेगी। जब काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटने और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे महंत और उनके साथियों ने, उनके सहयोगियों ने उनके साथ किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज पर जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो भी उन्हें मार कर घर के अंदर ही गाड़ देंगे। गांव के लोगों को इस बारे में सूचना तक नहीं मिलेगी। काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू किया। तब उनके भाइयों का ध्यान आया कि उन्हें काका का मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका था। कपड़ा तो ठूंस दिए लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। काका की आवाजें बाहर गांव तक पहुंच गई। काका के परिवार, रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाने का प्रयास करते कि उनके परिवार का आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर रहें, तब तक महंत जी ने बड़ी दक्षता और बुद्धिमानी का परिचय देकर के वहां पुलिस की जीप के साथ पहुंच गए। पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत उनकी देवस्थान में भी नहीं हुई थी। काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत बुरा व्यवहार किया है और जबरदस्ती बहुत से कागजों पर अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और उनके महंत की ओर से भी काफी प्रयास किए गए थे। तो इस तरह से ये हरिहर काका कहानी का छोटा सा सारांश है जिसको हमने बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ने का प्रयास किया। इसी में से कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आने लायक है। जैसे मान लीजिए कि कथावाचक हरिहर काका के बीच किस प्रकार का संबंध है, इसके क्या कारण है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा था कि कथावाचक यानी कहानीकार और काका जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, उन दोनों के बीच मधुर और आत्मीय संबंध थे। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का सम्मान करते थे, उसमें से काका एक थे। उनका पहला कारण था कि वो पड़ोसी थे। कथावाचक की मां के अनुसार उसे बचपन में बहुत प्यार किया करते थे। तो व्यावहारिक और वैचारिक इन दोनों कारणों के कारण ही दोनों के बीच में आत्मिक संबंध यहाँ बताए गए हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत
उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार ज़मीन के कारण करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नरक के समान बन गया। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच जाती तो क्या स्थिति होती। एनसीईआरटी का बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है कि काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, वे मानसिक रूप से बहुत बीमार हो चुके थे, वे बिल्कुल चुप रहते थे, किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज अगर मीडिया की अहम भूमिका है, लोगों को सच्चाई से अवगत करवाने का काम ये मीडिया का प्रमुख कार्य होता है। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना बड़ा आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते, अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बता पाते, लोगों को जागरूक करते। काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाने का प्रयास करती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती। जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे थे, स्थिति मीडिया की इस सहायता मिलने के बाद ऐसी शायद नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हमने बात की हरिहर काका पाठ जो कि संचयन भाग 2 क्लास 10th का हमारी पूरक पुस्तिका जो है सप्लीमेंट्री बुक उसका पहला चैप्टर था और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम फिर इकट्ठे होंगे, एक साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।